बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरियत के करीब पहुंच गए हैं। और फिर कल भी मैंने भी लाक किया था और आज जो है वो बेंच भी बन गया है, तारीख भी आ गई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ाए मौत सुनाई गई थी उसके खिलाफ जो रेफरेंस है, सदारती रेफरेंस, उसकी समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है और 12 दिसंबर से वो समाअत करेगा इस रेफरेंस की। तो उसका नतीजा क्या निकल सकता है? उसमें जो फैसले आए थे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, जो उन्हें सज़ा सुनाई गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट से उनकी अपील जो है वो खारिज हुई थी, तो उसमें क्या कानूनी नकाइस हो सकते हैं या क्या दलाइल हो सकते हैं जिनकी बुनियाद पे ये रेफरेंस जो है ये मंजूर हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने लगा लिया है 9 रुकनी बेंच के सामने। ये इसमें कुछ दिलचस्प निकात हैं और कुछ दिलचस्प तफसीलात हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की भी सुनी गई। उन्होंने जो अपील दायर की हुई थी उसकी समाअत के लिए भी बेंच बन गया है 5 रुकनी और वो 14 दिसंबर को उनकी जो अपील है उसकी समाअत करेगा। और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो है उनको फ़ायदा यही होगा कि एक तो उनके ऊपर जो दाग लग गया है कि जब इनको बरतरफ किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, वो धुल जाएगा अगर इनकी अपील जो है या दरख्वास्त जो है इनकी वो मंजूर हो जाती है। हामिद खान साहब इनके वकील हैं। तो और दूसरा, जब वो उन्हें बरतरफ किया गया था तो उसके बाद उनकी जो पेंशन और दीगर रिटायरमेंट की मराहत होती हैं वो रुक गई थी, वो जारी हो जाएंगे। वो दोबारा जज के तौर पे तो बहाल हो नहीं सकते। अब उनका कसूर क्या था शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का? ये जुलाई 2018 में एक जजमेंट देते हैं, एक फैसला जारी करते हैं। उसमें ये कहते हैं कि जो अदारे हैं, इंटेलिजेंस अदारे और मुक्तदरा जो है, वो जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनको मनपसंद फैसलों के लिए मैनिपुलेट करते हैं, वो तोड़ जोड़ करते हैं। हत्ता कि वो कहते हैं कि बेंचों की तश्कील में भी मुदाखलत की जाती है, ये उसमें कहते हैं। और वो कहते हैं कि जजों का खामोश तमाशाई बने रहना इस मौके पे, वो कहते हैं कि अपने हल्फ से गद्दारी है, हल्फ की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि हमने तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई होती है, लेकिन हमारे सामने जो हो रहा होता है अगर हम उस पर खामोश तमाशाई बने रहें तो फिर तो अल्लाह ही आफत है सिस्टम का और निज़ाम का। और आगे जाके वो ये भी कहते हैं कि आर्मी से, जो पाकिस्तानी फ़ौज है, उससे वो इस तवक्को का इज़हार करते हैं कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून ने उन्हें तफवीज़ नहीं किया, यानी अपने दायरे से बाहर ना निकलें, दायरे के अंदर रह के काम करें। अच्छा, जहाँ तक तो फैसले की बात तो ठीक है, शोर बड़ा मचा जब ये फैसला आया। ज़ाहिर है ये पहली मरतबा किसी अदालत ने ये फैसला जारी किया कि जनाब ये तो सीधी मुदाखलत करते हैं। और वजह इसकी वही थी कि जनाब वो आते थे इनके पास, उस वक्त DGC थे ISI के फैज़ हमीद साहब। उन्होंने कहा जनाब हमने इनको निकलने नहीं देना और आपके पास अगर केस लगता है तो मरियम और नवाज शरीफ की ज़मानत नहीं होने देनी आपने इलेक्शन तक। तो उन्होंने कहा जब मेरे पास केस आएगा तो देख लेंगे। फिर वो जाके मिलते हैं, उस वक्त चीफ जस्टिस थे अनवर कासी साहब, उनसे मिलते हैं कि जनाब अगर अपील आती है नवाज शरीफ की और इनकी, तो फिर आप जो सिद्दीकी साहब जो है ना, इनको बेंच में शामिल ना कीजिएगा। ये सीनियर जज थे, इनकी सरबराही में बेंच बनना था। लेकिन फिर बहरहाल, और दूसरी बात, फिर इस यहाँ तो किसी हद तक खामोशी हो गई, कोई कहीं से किसी तरफ से कोई रद्द अमल उस तरह नहीं आया। लेकिन हुआ ये कि इस फैसले के चंद दिन बाद ये बार में एक तकरीब से खिताब करते हैं और वहाँ अल्लाह को हाजिर नाजर जान के यही बातें दोहरा देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी हाई कोर्ट में जो मेरा चीफ जस्टिस है उसे ये कहा गया, ISI की तरफ से नाम लेके उन्होंने कहा कि उन्हें ये कहा गया कि जनाब हमने इन दोनों को, मरियम और नवाज को, इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना, तो आप बेंच में शौकत अजीज सिद्दीकी को शामिल ना करें। और वो कह रहे थे खुल्लम खुल्ला मुदाखलत होती है, ISI वाले और दीगर जो लोग आते हैं और खुल्लम खुल्ला मुदाखलत करते हैं, बेंचों की तश्कील वाली बात वहाँ भी करते हैं और वकला इनके हक में बड़े नारे लगाते हैं उस वक्त। नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। ये जो मैंने अभी सुनवाया है ना क्लिप, ये उनकी तकरीर का आखिरी हिस्सा है जो वो बार में कर रहे हैं। पूरी तकरीर वो मैंने बयान कर दी कि उन्होंने
वहाँ क्या कहा था। फिर होता यह है जनाब, सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ जाती है, रेफरेंस फाइल हो जाता है जनाब इनके खिलाफ कि इन्होंने जनाब अदलिया को जो है वो बदनाम कर दिया है, कि अदलिया जनाब वो उनके कहनों पे, उनके इशारे पे चलती है। तो वो फिर एक और मसला में फिर एक रिपोर्ट मांगी गई जो इस वक्त चीफ जस्टिस अनवर काशी साहब, कि जनाब ये इन्होंने कहा है जो, क्या वाकईतन ऐसा हुआ है, आप पे कोई दबाव था बेंचों की तश्कील के हवाले से। तो उन्होंने साफ मुकर गए। वो मैं मुकर गए इसलिए कह रहा हूं कि उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस था, अनवर काशी साहब के खिलाफ नजायज भर्तियों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके खिलाफ एक रेफरेंस था, वहां पे चल रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उन्होंने ज़ाहिर है किसी ने उनके साथ बात की होगी कि जनाब आपके खिलाफ जो रेफरेंस है वो हम खत्म करवा देते हैं, आप ये लिख दें जनाब शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने लिख के दे दिया और दिनों में, ऐसे मिनटों में जनाब साकिब निसार साहब की क़यादत में जो सरबराही में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी, उन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब का रगड़ा निकाल दिया और कहा चलो दौड़ो। वो कहते हैं कि कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं किए गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, सही तरीके से प्रोसीडिंग ही नहीं चलाई गई, बस वो फैसला करके आए थे जनाब शौकत सिद्दीकी को घर भेजना है और फिर घर भेज दिया गया उनको। और इनकी जो ये दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ साल या साल तक पड़ी रही है, रिटायर भी हो गए, अब जाके कहीं उसकी बारी आई और जो उन्होंने एक हकीकत बयान की है, एक फैसला उन्होंने जो जारी किया था वही उन्होंने बयान किया ना बार में जाके। तो फैसले की बुनियाद पे तो जज को बरतरफ नहीं किया जा सकता। हाँ, तकरीर की बुनियाद पे उन्होंने पकड़ा था कि जनाब आपने ये तकरीर की है, जबकि वो जो उनका फैसला था वो भी तो पब्लिक हो ही गया था ना, वो कोई खुफिया फैसला तो नहीं था। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि इनकी जो दरखास्त है उसमें मुझे जान नज़र आ रही है कि इनके ऊपर जो धब्बा लगा, धब्बा तो नहीं बल्कि मैं तो उसको एजाज़ ही कहूँगा। पूरी दुनिया को पता है कि इन्होंने किस जुर्रत के साथ ये फैसला किया और तकरीर की, जो भी कहें ये धब्बा भी उतर जाएगा। बहरहाल ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला ख़त्म हो जाता है तो फिर वो उनके जो मरात वगैरह हैं, पेंशन वगैरह है, वो भी मिल जाएंगी उन्हें और जस्टिस रिटायर्ड लिख सकेंगे अपने साथ और बरतरफ चीफ जज की बजाय रिटायर्ड जज हो जाएंगे। और दूसरी बात हम कर रहे हैं जनाब, जो नवाज शरीफ साहब वाला मामला है। नवाज शरीफ साहब वाले मामले में जब समाअत शुरू होती है तो ये इनके वकील जो है वो दलाल देना शुरू करते हैं। तो जो प्रोसिक्यूटर है नैब के, वो कहते हैं जनाब इन्होंने एक और दरखास्त भी दी हुई है कि जो अरशद मलिक की वीडियो आई थी जिसमें वो बता रहे हैं कि जनाब मुझ पर दबाव था और ये था और वो था, इस तरह की बातें शातें करके, और फिर उन्होंने मरियम नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे साफ पता चल रहा है कि अरशद मलिक साहब ने जो फैसला किसी दबाव के नतीजे में दिया है। और बाद में फिर और बातें निकल आई, वो मरहूम हो गए, अब छोड़ दें उन बातों को। तो फिर उन्होंने कहा जब वो एक दरखास्त है, इन्होंने ये कहा था कि इसको भी, और सुप्रीम कोर्ट से वापस आया था मामला कि आप अपील के मौका पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इसको देखेगी। तो इनके वकील ने कहा कि ना नहीं, हम इस तरफ जाने नहीं चाहते, वो फौत हो गए होंगे हैं, अगर जिंदा होते तो हम उनको लाते यहाँ कटहरे में खड़ा करते, पूछते उनसे। वो इसी वीडियो बयान की वजह से, जो वीडियो लीक की वजह से वो फिर नौकरी से भी बरतरफ हो गए थे। तो हम अब उस तरफ नहीं जाना चाहते। तो प्रोसिक्यूटर ने जो कहा कि ना मामला ज़रा मशकूक सा है, अगर मेरिट पे भी आप फैसला कर देते हैं तो तिशनगी जो है वो बरकरार रहती है, तो आप इसको रिमांड बैक कर दें। रिमांड बैक करने का मतलब ये है कि आप जो अरशद मलिक साहब ने फैसला दिया, जो सज़ा सुनाई थी नवाज शरीफ को 7 साल कैद, जुर्माना और 10 साल की नहली, वो ख़त्म कर दें, वो फैसला कलअदम कर दें और इसको दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत में भेज दें, यानी असर नो इस केस की फिर समाअत होगी, ये उन्होंने कहा। तो इन्होंने फिर मुखालफत की। जब ये वीडियो वाला मामला ले गए हैं ना, उस वक्त इनके वकील के जहन में भी यही था, जो कानूनी माहिरीन हैं उनके जहन में भी यही था कि ये केस जो रिमांड बैक का केस है। जैसे एच टेक्ना केस में बेनज़ीर को जो सज़ा हुई थी लाहौर हाई कोर्ट से, वो केस फिर रिमांड हो गया था, उनकी सज़ा कलअदम कर दी गई थी, वो फैसला कलअदम करके दोबारा समाअत के लिए वो लाहौर हाई कोर्ट को भेजा गया था। तो ये ऐसा ही कुछ मामला होगा इसमें। तो लेकिन अब जो एवनफील्ड रेफरेंस में
फैसला है अपील में, यही बेंच था, चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब पर मुश्तमिल बेंच, उसी ने जो फैसला दिया है उसकी बुनियाद पे इनका जो केस है वो मेरिट पे बहुत मजबूत हो गया है। अगर ये रिमांड बैक हो जाता केस तो फिर ये तलवार लटकती रहनी थी, दोबारा फिर समाअत होनी थी, दोबारा फिर पेशियां होनी थी, अदालत कह भी देती कि इतने दिनों के अंदर अंदर फैसला कर दिया जाए, तो तलवार तो लटकी रहनी थी। अगर वो मुंतखब होकर वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाते तब भी एक तलवार लटकी होनी थी इनके ऊपर। ये उस तलवार को हटाना चाहते हैं क्योंकि इनका जो केस है मेरिट पे इतना मजबूत हो गया हुआ है। एवनफील्ड रेफरेंस में, एवनफील्ड रेफरेंस में जो शहादतें थी वो गैर मुसद्दक़ा दस्तावेजात की बुनियाद पे उन्हें सजाएं सुनाई गई थी। बैन ही इसी तरह, ये वाला जो केस है ये भी उसी तरह का है। इसमें जो दस्तावेजात पेश की गई, जो गवाह पेश किए गए, वो गवाह तो ज़्यादातर वही थे, जनाब ये दस्तावेज फलां बैंक से इसने निकलवाई, जी मैं निकलवा के लाया था, ये जनाब वहाँ से लेके आया, तनख्वाह वाला जो बंदा था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो पेश ही नहीं हुआ। और अल अज़ीज़िया जो है वो वैसे भी मुझे कहते हैं कि उस वक्त बनी थी जब ये जिला वतन थे, 2001 या 2002 में वो इनके बेटों ने वो वहाँ बनाई थी। ये कहते हैं नवाज शरीफ उसका मालिक है, वो कहते हैं जनाब नवाज शरीफ मालिक नहीं था। नवाज शरीफ वो वैसे भी कोई अवामी अहदेदार उस वक्त नहीं था, तो वो तो पकड़ में, नैब की पकड़ में नहीं आता था, उसको अमित तक से ही। और फिर वैसे भी वो बात जो कह रहा था, मैंने एक दिन अर्ज किया था कि तीनों रेफरेंस इकट्ठे चलने चाहिए थे क्योंकि एक ही केस है कि आमदनी से ज़्यादा असासाजात, तो ये असासाजात इकट्ठे बताने थे ना, सारे अलग अलग थोड़ा बताने थे। तो ये बेंच ने भी ये कहा कि ये तो यार इकट्ठा चलना चाहिए था, अलग अलग नहीं चलना चाहिए था। बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट तक उस वक्त मामला गया था और फिर आपको पता है उस वक्त जो अदालत ने सोचा हुआ था और जो मुख्तरा ने सोचा हुआ था वही हो रहा था। अब एवनफील्ड में जो फैसला दे दिया है कि जनाब शहादत ही नहीं है जो पेश कर रहे हैं आप लोग, ये गवाहियाँ ही नहीं हैं, वही अल अज़ीज़िया में है। अब ये केस जो है 12 दिसंबर पे चला गया है और 12 दिसंबर को जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं वो जवाबी दलाइल देंगे। बज़ाहिर लग ये रहा है कि उनके पास कहने के लिए जो अदालती फैसला है उसके दिफा के लिए लग ये रहा है उनके पास कुछ नहीं है। और जैसे एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील मंजूर हुई और बरी हुए, इसी तरह मेरा ख्याल है कि 12 नहीं 13 नहीं तो 14, ये 1-2 दिन में, 2-3 दिन में इनकी जो बरियत है वो हो जाएगी। उसके बाद फिर शेड्यूल आ जाएगा इलेक्शन का और इलेक्शन शेड्यूल में फिर के बाद ये कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए अहल हो जाएंगे। और फिर वो जो 62(1)(f) वाला मामला है वो तो कानून आ गया हुआ है और फिर उसको अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है तो फिर क्या फ़ैसला आता है वो बात की बात है। और जो कानूनी तौर पर जो हैं ये अहल हो जाएंगे। अब आते हैं जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ाए मौत सुनाई गई थी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखा था, अपीलें खारिज कर दी थी। नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्ज़ाम में ये मामला हुआ था। तो वो जो जजमेंट है ना लाहौर हाई कोर्ट की 5 रुकनी, जो मौलवी मुश्ताक उस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनकी सरबराही में जो बेंच था उन्होंने उन्हें सज़ाए मौत सुनाई थी और फिर उसके खिलाफ जो अपील गई थी वो 7 रुकनी बेंच ने सुनी थी। पहले 9 रुकनी बेंच बना था और फिर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए क्योंकि ख्याल ये था कि जो 5 जजेस हैं वो इस सज़ा के ख़िलाफ़ हैं और 4 जजेस जो हैं वो सज़ा बरकरार रखना चाहते हैं। तो इन्होंने इंतज़ार किया। जो भुट्टो साहब से हमदर्दी रखने वाले, जब भुट्टो साहब की फेवर में जज थे उनकी रिटायरमेंट का, फिर एक और जज थे वो जनाब बीमार हो गए अचानक, फिर 7 रुकनी बेंच हो गया और 7 रुकनी बेंच ने फिर 3-4 के साथ उन्हें जो है वो अपील जो है इनकी खारिज की थी। तो अब 9 रुकनी ज़ाहरा बेंच जो है वो बनाया गया है फैसले की वो रेफरेंस के लिए और रेफरेंस यही है कि जनाब इनको जो सज़ा है वो गलत हुई थी और इसको रिविज़िट किया जाए, दोबारा देखा जाए इस मामले को। ये है रेफरेंस। इस पे उन्होंने कानूनी राय जो है इनकी सुप्रीम कोर्ट की मांगी हुई है। ये 2011 में आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे उन्होंने ये रेफरेंस भेजे। मैं कल इसमें मेरे ख्याल बात कर चुका हूँ कि कैसे रेफरेंस आया, कब आया था। और फिर ये जो फैसला है ना 5 रुकनी बेंच का, ये एक तरह से बहुत ही एक लैंडमार्क कानून शहादत, यानी फौजदारी से मुतल्लिका जितने भी कवानीन हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त शरीकी हुई है, बहुत कमाल का। लेकिन
गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ यहाँ होती है कि एक तो मेरे ख्याल पूरी दुनिया की अदालती तारीख में किसी शख्स को बैटमेंट में इमाम में या साजिश पे कि ना फलां बंदे ने एक साजिश तैयार की है, उसकी इमाम पे एक जत्था जाता है, जाके किसी को कत्ल कर देता है। इमाम वाले को उम्र कैद की मिसालें तो मौजूद हैं, क्योंकि उसने अमली तौर पर हिस्सा नहीं लिया होता उस एक्ट में, उस जुर्म में, वो जाए वकूआ पे मौजूद ही नहीं होता वो बंदा, तो उसको साए मौत नहीं दी जाती। और ये पहला और आखिरी केस है पाकिस्तान की तारीख का कि जब बैटमेंट में, यानी कि वो जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 109 है, उसके तहत किसी शख्स को सज़ाए मौत सुनाई गई। और वो मैंने कल बता दिया था कि मौलवी मुश्ताक का एक ज़ाती नात था और दूसरा वो लग रहा था कि जनाब वो सज़ा देना ही देना है, उन्होंने देना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर वो सज़ाए मौत का जो हुक्म सुनाया। और उसमें वो जो मैं कहा ना बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो पहली दफ़ा अदालत ने तशरीह की है। वो इसको मैं आपको बताऊं कि ये जब कत्ल हुआ है ना, तो उसके बाद एक पंजाब हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी भी इसकी करवाई थी और जस्टिस शफिया रहमान साहब ने इंक्वायरी की थी। वो इंक्वायरी रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी, लेकिन इस 5 रुकनी बेंच के साथ दौरान ट्रायल जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई थी, और लेकिन उसने वो उसको मुस्तरद कर माना नहीं था उन्होंने, 5 रुकनी बेंच ने, और ये डिक्लेयर किया था कि जो ये इंक्वायरी होती है किसी वकूए की, इसे शहादत के तौर पे कबूल नहीं किया जा सकता। लगता यह है कि जस्टिस शफी रहमान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगना, अपनी इंक्वायरी में बेगना डिक्लेयर किया था। और जो लाहौर हाई कोर्ट ने वो जजमेंट दी थी ना कि जनाब जो जुडिशल इंक्वायरी होती है या ट्रिब्यूनल की इंक्वायरी होती है वो शहादत के तौर पे कबूल नहीं की जा सकती, अब ये सेटल लॉ बन चुका हुआ है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और फिर वो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे हुआ। और फिर वो जब नज़रसानी की दरख्वास्त गई तो जो 7 के 7 जजेस थे उन्होंने वो उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया नज़रसानी की दरख्वास्त को, यानी एक तरह से मुतफिका फैसला हो गया। तो अब इसमें जो खामियां हैं बज़ाहिर, एक तो वो मैंने बता दी, और दूसरी जो अप्रूवर्स हैं, इसमें जो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स है उसके जो सरबराह थे मसूद महमूद साहब, FSF कहते थे उसको, और इसको भुट्टो फोर्स भी कह देते थे लोग, यानी ये समझते थे कि जनाब एक बदमाश फोर्स कायम की हुई है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उस दिनों आम तासर था ये। तो वो वादा माफ गवाह बन गए। और एक इसमें इंस्पेक्टर था गुलाम हुसैन, वो पहले मुलजम था, बाद में वादा माफ गवाह बना लिया गया उसको। अब जो FIR दर्ज करवाते हैं वो करवाते हैं अहमद रज़ा कसूरी साहब। अच्छा, कानून ये है कि अगर कोई बंदा वादा माफ गवाह बन जाता है तो उसको उसका जो बयान है उसकी बुनियाद पे किसी को सजा नहीं हो सकती, या कोई इकबाल जुर्म अगर कर लेता है तो उसकी बुनियाद पे भी सजा नहीं दी जा सकती। दीगर शहादतें अगर उसकी तईद कर रही हैं उसके बयान की तो फिर उसको सजा दी जा सकती है। अगर मैं ये कहूं कि मैंने जनाब ये चोरी मैंने की है, लेकिन चोरी वहां हुई ना हो, वाकयाती शहादतें या दीगर शहादतें मेरी बात की तायीद ही ना कर रही होती हों, तो फिर मुझे सजा नहीं दी जा सकती। इसमें जितने भी गवाह थे वो सारे इतराफ जुर्म करने वाले थे। अब मार्शाल्लाह के 20 दिन बाद, पहली बात तो ये है कि जो मुद्दई थे इस मुकदमे के अहमद रज़ा कसूरी साहब, वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे MNA थे कसूर से, और बाद में इब्तदा में ही उनका जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इख्तलाफ हो गया। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहिया खां के जो भाई थे, आगा समथिंग को उनका नाम था, और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे, जहाँ मॉडल टाउन में रहते थे, वहाँ बड़ा आना जाना था, और उनसे मुलाकातों के नतीजे में अहमद रज़ा कसूरी साहब जो हैं इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पीपल्स पार्टी में बना लिया हुआ था और भुट्टो को तंग करते थे। अब ये अहमद रज़ा कसूरी साहब ये कहते हैं जब भुट्टो ने असम्बली के फ्लोर पे ये कहा कि तुम नाकाबिले बर्दाश्त हो, बर्दाश्त यानी भुट्टो साहब की ख़त्म हो गई थी मेरे हवाले से। और फिर जो इनका बयान है उसमें भी तजादात हैं। ये कहते हैं कि जनाब मेरे घर में
वो इन्होंने बाहर इंटेलिजेंस के बंदे लगाए होते थे और ये बंदों की कोई ड्यूटी श्यूटी लगाई हुई थी इन्होंने, और ये एक जीप दी हुई थी और मुझ पे कातलाना हमले के लिए ये मुझे ढूंढते फिरते होते थे। और फिर वो कहते हैं एक दिन जनाब मेरे टेलीफोन जो है मेरा, क्योंकि टेप होता था बंद ही रहता था, तो लाइनमैन को मैंने कहा जो ये ठीक करने वाला होता टेलीफोन वाला, उनका इंटेलिजेंस वाले अंदर नहीं आने दे रहे। तो फिर मैं बाहर निकला, मैं थोड़ा सा आगे गया चौक में, इस तरह की स्टोरी बनाई हुई थी इन्होंने। तो वहाँ ये आ गए जनाब, वो यही वाले लोग मुझ पे फायरिंग करने के लिए, मुझे कत्ल, लेकिन वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। और फिर वो कहते हैं कि दफ़ा पता नहीं कोयटा गया, कहाँ गया, ये बयान है कि फिर वहाँ एक दफ़ा मुझ पर हमला हो गया। तो वहाँ अब्दुल बाकी बलोच जो थे, मीर अब्दुल बाकी बलोच, वो मुझे साथ ले गए, वो मेरे साथ थे, इसलिए मैं बच गया, मुझ पर फायरिंग नहीं। यानी वो कह रहे थे मुझे तनहा ढूंढ, वो कहते हैं 6-7 हमले हुए मुझ पर, भाई हमले नहीं हुए यानी वो उन्होंने कहा ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे उस वक्त। अब अगर वो ये ढूंढ रहे थे कि ये तन्हा होगा, अकेला होगा, तो तब हम इस पे फायरिंग करेंगे। जब 10 और 11 नवंबर 2074 की दरमियानी शब इन पे शादमान में हमला होता है, गाड़ी में जा रहे होते हैं, ये खुद ड्राइव कर रहे होते हैं अहमद रज़ाक सूरी साहब, और इनके वालिद साहब इनके साथ आगे बैठे होते हैं, नवाब मोहम्मद अहमद खान साहब। तो उस वक्त तो ये अकेले नहीं थे, उस वक्त ठीक है रात का टाइम था, लेकिन गाड़ी में अकेले तो नहीं थे, बाकी लोग भी थे। और फायरिंग के नतीजे में नवाब मोहम्मद अहमद सूरी साहब जो हैं वो जहाँ बाग हो जाते हैं। अब ये कहते हैं जो FIR है इनकी, जो इनका बयान है, वो ये कहते हैं वो कि जो मुझे कत्ल करना चाहते थे भुट्टो साहब की माँ पे, मैं नामजद कर रहा हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, लेकिन हादसाती तौर पे मेरे वालिद साहब जो हैं वो गोलियों का निशाना बन गए। इस बुनियाद पर भी जो ये केस है ना, ये सज़ाए मौत का केस नहीं बनता। ये खुद कह रहे हैं कि उनकी नीयत जो थी वो मुझे कत्ल करने की थी, लेकिन निशाना जो है वो मेरे वालिद साहब बन गए, नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी, जिनका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं। अब ये खुद कहते हैं अहमद रज़ाक कसूरी साहब कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आखिरी दिनों में मेरे उनके साथ तलका ठीक हो गए, तो उन्होंने मुझे एक लिखा हुआ बयान दिया, एक पेंसिल दी और कहा कि जनाब इस पर साइन कर दें। उसमें यह था कि जनाब जो मैंने इल्ज़ाम लगाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे, तो वो सियासी मुखालफत की वजह से लगाया है। तो वो मैंने कहते हैं कि वो ने कहा कि जनाब ये चलो मैं फेस कर लूँगा, लेकिन मेरी बदनामी बड़ी हो जानी है बरादरी में। तो वो कहते हैं इस तरह मैंने फिर वो जान छड़ा ली भुट्टो साहब से। और ये खुद हाई कोर्ट में साफ़ियों को इन्होंने बताया कि भुट्टो अगर मेरे घर चल के आ जाता, हो जाते हैं दुनिया में हादसे, ये भी एक हादसा ही था, अगर मेरे घर चल के आ जाते तो मैंने माफ़ कर देना था, शायद नतीजा कोई छोड़ निकलता। इस तरह की इन्होंने कोई बात की थी। और फिर आगे जो मामला है ये, इसमें जो मैंने कहा ना कि मार्शल लॉ लगने के बाद 1974 का ये वकूआ है, और जब मार्शल लॉ लगा ज़िया हक का, तो उसके बाद वो मामला फिर एकदम उठाया गया। इसमें पता है कि आपको इसकी जो फॉरेंसिक वगैरह हुआ था गोलियों का, खोलों शोलों का, वो GHQ में हुआ था। और अहमद रज़ाक कसूरी के एक रिश्तेदार थे, ब्रिगेडियर उस वक्त थे जिस वक्त ये वकूआ था, वो मौके पे पहुंच गए थे। उन्होंने भी कहा था कि भुट्टो को जनाब आप ना करें, लेकिन बाद में फिर सारे जो हैं उनके साथ ज़िया हक के साथ मिल गए जाके, सबने जो रिपोर्टें दी ना, बड़ा अहम केस है। और 20 दिन बाद, मार्शल लॉ लगने के 20 दिन बाद, जो FSF के 2, एक सब इंस्पेक्टर और एक ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो गिरफ्तार कर लिए गए। और उन्होंने फौरी तौर पे एतराफ़ भी कर लिया कि जब हाँ जी हमने किया है, मजिस्ट्रेट के सामने जाके दफ़ा 164 का बयान दे दिया कि हमने किया है। फिर जो इसमें बड़ा अफसर पकड़ा गया ना, SP की सतह का अफसर था वो, डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड इंटेलिजेंस, उनका नाम था मियाँ मोहम्मद अब्बास। उनको भी ले गए मजिस्ट्रेट के सामने, उन्होंने कहा जनाब हाँ बिल्कुल मैं हुक्म दिता सी, मैं गड्डी छड्डी दी थी, मैं गोलियां शोलियां दी थी, मैं असला दिता सी। ते ओ लेकिन जब ट्रायल हुआ ना, जो स्टार विटनेस था इकबाली जुर्म का, मियाँ मोहम्मद अब्बास जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मुकर गए थे। उनका जनाब मैं बिल्कुल, मेरे को जोर जबरदस्ती की थी इन्होंने, मैं डरोने बयान दिता, मैं ना मैंने इस प्लानिंग का पता, ना मैनू भुट्टो ने हुक्म दिता, ना मैं इन्होंने हौसला प्रोवाइड किया, ना मैं टीम मुकर्रर की थी कि जनाब इन्होंने पकड़ो। फिर बाद में एक और गुलाम मुस्तफ़ा नाम का इंस्पेक्टर पकड़ा गया, उसने भी इतराफ़ जुर्म कर लिया। फिर एक इंस्पेक्टर था गुलाम हुसैन,
वो पहले मुल्ज़म था, बाद में वादा माफ गवाह बन गया। और फिर जो बड़ा वादा माफ गवाह था वो तो मसूद महमूद था, जो FSF का सरबराह था। तो फिर ये इनको जो इकबाली बयान देने वाले थे उनको भी सजाए मौत होगी, और जो 2 वादा माफ गवाह बने थे वो उन्होंने शायद मसूद महमूद, मुझे यही याद पड़ता है, और जो इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन था उनको छोड़ दिया था वादा माफ गवाह होने की वजह से। अब जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है ना, उसमें इस तरह के कुछ हुक्म थे, और अपील में बड़ी आसानी के साथ इनकी सजाए मौत जो है उसको ख़त्म किया जा सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद कर देते या कुछ और कर दे। आप लोगों ने एक बंदे को फांसी लगा दिया, और ऐसी शहादतों पे जो मैंने बयान की हैं कि सारे अतराफ़ी बयानात, अतराफ़ी जुर्म सब ने किया हुआ है, और बाकी शहादतों के साथ मैच नहीं करना उसको। अब देखें 9 रुकनी बेंच बन गया है रेफरेंस की समाअत के लिए, वो क्या फैसला देते हैं। मुझे ये लग रहा है, पहले मुझे लग रहा था जब इफ्तिखार चौधरी के दौर में इसकी समाअत शुरू हुई है ना, कि इनको कुछ नहीं मिलना, कि जनाब ये पुराना मामला हो गया है, इसको दोबारा नहीं खोला जा सकता, इस तरह की बात, कि जनाब नज़रसानी भी मुस्तरद हो चुकी हुई है, तो अब जो नुकात आप उठा रहे हैं उनकी बुनियाद पे इसको रिविज़िट नहीं किया जा सकता इस फैसले को। लेकिन अब मुझे लग रहा है जो 9 रुकनी बेंच बना है ना, मुझे ये लग रहा है कि भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ कुछ न कुछ आएगा इस 9 रुकनी बेंच की तरफ से। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।